तो शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स। व्हाट दीज पॉइंट्स आर, हाउ डज द ट्रेजरी वर्क, ट्रेजरी कैसे वर्क करता है और इसका रोल क्या है स्टेट फिनेंसेस में, एंड हाउ डज द स्टेट फिनेंसेस वर्क, स्टेट फिनेंसेस कैसे वर्क करता है, जो स्टेट में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है वो कैसे काउंट किया जाता है, कैसे ट्रेजरी में जाता है, कैसे उसका ऑडिट होता है, ये पूरी डिटेल इसमें चेक की जाएगी, बताई जाएगी आपको। हाउ डज द यूनियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम वर्क, यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, यूनियन गवर्नमेंट में सिविल मिनिस्ट्रीज आती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, INAD डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, और स्टेट फिनेंसेस और यूनियन गवर्नमेंट में सिमिलरिटीज़ क्या है उनके फंक्शन में, ये बताया जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा व्हाट इज द रोल ऑफ CAG, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग यहीं से होगी, एंड देयर ऑफिसेस लाइक AG ऑडिट, AG A&E। तो एक ऑडिट ऑफिस होता है, अकाउंट ऑफिस होता है, तो ये CAG का रोल क्या है, CAG के बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाएगा, और ऑडिट ऑफिस है उसका रोल क्या है, अकाउंट ऑफिस क्या उसका रोल क्या है, ये स्टेट फिनेंसेस में, ट्रेजरीज के वर्क में, यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंटिंग में इनका क्या रोल रहता है, ये पूरा डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सिमिलरिटीज बिटवीन PO एंड ट्रेजरी, PO जो है यूनियन लेवल पे है और स्टेट लेवल पे ट्रेजरी है, उनके भी सिमिलरिटीज़ क्या है, वर्क ऑफ CGA, AG A&E, ये जो अकाउंटिंग एजेंसीज है इनका वर्क क्या है, और इनके अलावा भी कोई अकाउंटिंग एजेंसी है तो कौन सी है, ये सब इसमें बताया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं। उन 22 पार्ट्स में पार्ट नंबर 5 के चैप्टर 5 में CAG को डिस्कस किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, उसमें से आर्टिकल 148 से 151 तक ये 4 आर्टिकल CAG से रिलेटेड हैं। इनको वन बाय वन समझते हैं हम लोग। सबसे पहले है आर्टिकल 148, ये अपॉइंटमेंट ऑफ CAG से रिलेटेड है। इसमें अपॉइंटमेंट का जो मेथड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग CAG एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। कैसे है देखिए, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का मीनिंग ये है कि CAG का अपना एक फिक्स टेन्योर है। एक बार CAG अपॉइंट होता है कोई भी, तो वो अपना फिक्स टेन्योर के बाद ही हट सकता है, कोई भी गवर्नमेंट उसको बीच में नहीं हटा सकती है। फिक्स टेन्योर क्या है कि जब वो अपॉइंट होगा उस अपॉइंट डेट से 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इस समय हमारे CAG हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, उनका DOB ईयर 1959 है और उनको अपॉइंट किया गया था 2020 में। तो इस क्लॉज को यदि हम लोग लगाएंगे तो 6 ईयर फ्रॉम द अपॉइंटमेंट, 2020 से 6 ऐड करेंगे 2026 हो जाएगा, और 65 ईयर्स फ्रॉम द DOB, तो DOB से 65 ऐड करेंगे 1959 में, 65 ऐड करेंगे 2024 हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है विच एवर इज अर्लियर, तो 65 ईयर्स का क्लॉज यहाँ पहले हो जाएगा, 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 2024 में रिटायर हो जाएंगे। इन दोनों क्लॉज के अलावा बीच में कोई भी गवर्नमेंट आकर के CAG को नहीं हटा सकती, इसीलिए CAG एक क्या है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। अब CAG को अपॉइंट करने के लिए उसका नाम नॉमिनेट करना जाता है, तो CAG को नॉमिनेट करता है PM, इसलिए नॉमिनेटर होता है PM, और CAG को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, इसलिए अपॉइंटर होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 150। आर्टिकल 150 रिलेटेड है फॉर्म ऑफ अकाउंट से। यूनियन का अकाउंट्स होता है, यूनियन गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एनुअल अकाउंट्स का। तो एनुअल अकाउंट्स के 2 पार्ट हैं, फिनांस अकाउंट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी ये अकाउंट्स बनते हैं उनका एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, बाद में इन अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है, फिर रिपोर्ट बनती है, तो ये ऑडिट CAG के ही द्वारा किया जाता है। तो ऑडिट करने के लिए एक पैटर्न पे वो अकाउंट होना चाहिए, तो ऑडिट आसानी से हो सकता है। इसलिए जो अकाउंट्स होते हैं उनका एक फिक्स फॉर्म का पैटर्न होता है, और वो फॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ CAG। CAG एडवाइस देगा कि इस फॉर्मेट पे ये फॉर्म होना चाहिए, उसको प्रिस्क्राइब करेगा प्रेसिडेंट, और उसी फॉर्मेट पे फिर जो है वो अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या है, ये आर्टिकल 150 कह रहा है। आप सिंपल से कह सकते हैं कि आर्टिकल 150 जो रिलेटेड है फॉर्म ऑफ अकाउंट से। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एप्रोप्रिएट हेड्स होते हैं, ठीक है, कोई भी अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग एप्रोप्रिएट हेड्स होते हैं। जैसे सर्विस सैलरी के लिए अलग हेड हो जाएगा, और हाउस बिल्डिंग एडवांसेस है उसके लिए अलग हेड हो जाएगा। यदि आपने कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए अलग हेड हो जाएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके लिए अलग हेड हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएट हेड्स इसमें दिए जाते हैं ट्रांजेक्शन्स के। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स मीन्स वही ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग क्लासिफाइड किया जा रहा है। जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट है, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, किस टाइप्स में ट्रांजेक्शन्स है। तो यही है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ये सब फॉर्म में दिया जाएगा। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बेसिस क्या है कि वो आपका कैश बेसिस अकाउंटिंग है या एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है। ये सब आपको लर्न नहीं करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। मान लीजिए यदि इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा तो वो ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट यही है कि फॉर्म ऑफ अकाउंट्स में क्या रहता है। तो जब आपने चूँकि क्लियर से इसको समझा हुआ है तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ ये पॉइंट्स रहते हैं, एप्रोप्रिएट हेड्स रहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स रहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स रहता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रहती है कि कैश बेसिस है या एक्रूअल बेसिस है, एंड फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट है इसमें प्रपोजल रिलेटेड टू चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स रिसीव्ड इन सीएजी। अब सीएजी को ही प्रपोजल रिसीव होगा क्योंकि सीएजी के ही एडवाइस पे प्रेसिडेंट फॉर्म को प्रिस्क्राइब करता है। तो कुछ भी प्रपोजल यदि चेंज करने के लिए आएगा तो सीएजी ही उसको डिसाइड करेगा। तो इसलिए सीएजी के पास वो प्रपोजल आता है, सीएजी उसको एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन दे देता है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और उसमें क्या रहेगा, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स में सेपरेट हेड्स रहेगा फॉर सेपरेट सर्विसेज, ये बता ही दिया। न्यू सर्विसेज के लिए एक हेड रहता है, उसको बोलते हैं अदर सर्विसेज। ये आपको याद रखना है कि न्यू सर्विसेज है उसके लिए एक अदर सर्विसेज रहेगा। अब डिपेंड करता है ये अदर सर्विसेज के लिए केवल एक ही सिंगल हेड चाहिए या एक से ज़्यादा चाहिए, ये इसको भी चेक कर लिया। तो एक से अधिक भी हेड हो जाते हैं उसमें। क्वेश्चन ये बनता है वाई अ सिंगल हेड इज़ नॉट फॉर ऑल सर्विसेज। आप देखते हैं कि सैलरी के लिए अलग हेड रहता है, और जो दूसरे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रिवेन्यूज कैपिटल्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग हेड रहता है। हाउस बिल्डिंग एडवांसेस है उसके लिए अलग हेड रहेगा। तो क्यों सबके लिए अलग अलग हेड रहता है, एक ही हेड से क्यों नहीं होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब अलग अलग हेड रहेगा तो हम डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे स्टेक होल्डर्स को। यदि एक ही हेड होगा तो डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी स्टेक होल्डर्स को। कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, उसमें इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि जो इनका एनुअल अकाउंट्स बनता है उस एनुअल अकाउंट्स में कंप्लीट डिटेल रहे, उनको मालूम हो कि उसमें जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके सैलरीज में कितना इन्वेस्ट किया गया है, वहाँ मशीनरीज उन्होंने परचेज़ की है इंडस्ट्री ने, या कोई लैंड परचेज़ किया है, मतलब वो एसेट जनरेशन का है, तो उनको मालूम होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। डे टू डे लाइफ में क्या खर्चा हो रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो पता होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। तो ये सभी के लिए अलग अलग हेड डिसाइड होते हैं। एक प्रॉपर मेथड होता है जिससे मालूम चल जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा हो रहा है, एसेट जनरेशन में कितना खर्चा हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट करने में कितना खर्चा हो रहा है। ये सब पूरी डिटेल जो है स्टेक होल्डर्स को कंप्लीट मिल जाए, इसलिए अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग हेड रहता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 151, ये रिलेटेड है ऑडिट रिपोर्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन काम तो ऑडिट करना ही है सीएजी का। तो इसमें क्या होता है, रिपोर्ट ऑफ यूनियन सीएजी प्रेसिडेंट। देखिए फॉर्मेट वही है एकदम, एनुअल अकाउंट्स बनता है, अकाउंटिंग एजेंसीज एनुअल अकाउंट्स बनाती हैं। अकाउंटिंग एजेंसीज पहले भी बता चुके हैं हम कि यूनियन के लिए सीजीए होता है, स्टेट के लिए एजी ऑफिस है, A&E अकाउंट ऑफिस रहता है, ठीक है, स्टेट्स के लिए। तो वो जब एनुअल अकाउंट्स बना देते हैं तो उन पे ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद उनका ऑडिट रिपोर्ट बनता है। तो यूनियन की जो रिपोर्ट है उसको सीएजी प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट फिर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट देता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करता है कहाँ पर, पहला ऑप्शन रहेगा लोकसभा में सबमिट करता है, दूसरा ऑप्शन रहेगा राज्यसभा में सबमिट करता है, तीसरा रहेगा ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में करता है, चौथा रहेगा या नन ऑफ दिस या कुछ भी और रह सकता है, ठीक है। तो आप लगाएंगे ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वो रिपोर्ट को सबमिट करता है, ठीक है। अब रिपोर्ट ऑफ स्टेट क्या है, तो उस केस में क्या है कि जब AG&E एनुअल अकाउंट्स बनाता है तो उसको ऑडिट करता है, सीएजी उसको ऑडिट करता है। तो
ऑडिट करने के बाद जो स्टेट का जो अकाउंटेंट जनरल या प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जो भी फील्ड ऑफिस का बॉस रहता है, वो क्या करता है कि वो रिपोर्ट को गवर्नर को देता है, गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर में दे देता है। हमें पता है कि हर एक स्टेट में दोनों लोग लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते हैं, मतलब विधानसभा और विधान परिषद नहीं होते सभी में, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते हैं। तो जैसा भी वहाँ पे परिस्थिति बनेगी स्टेट की, वैसे उसमें सबमिट किया जाएगा। मोस्टली हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोकसभा विधानसभा रहता है, तो फिर विधानसभा में उसको रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 149, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी, डीपीसी एक्ट 1971। तो डीपीसी एक्ट 1971 या ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी ये आर्टिकल 149 में दिया गया है। देखिए अभी हम लोग ने 148 के बाद 150 151 पढ़ा था, 149 नहीं पढ़ा था, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ा था इसलिए उसको बाद में पढ़ा गया। तो अभी इसको पढ़ते हैं, आगे और चल लेते हैं। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 279, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट इसलिए लगाइए कि थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ से अलग हटके, क्योंकि 148 से 158 के बीच का नहीं है, नेक्स्ट अलग है आर्टिकल 279। उसमें क्या दिया गया, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ को दिया गया है। टैक्सेस आप जान रहे हैं कि एक तो इनकम पे टैक्स लगता है तो इनकम टैक्सेस हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है तो वो जीएसटी हो गया। तो ये जो टैक्सेस लगते हैं, जो ड्यूटीज़ लगती हैं या टोल टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो इनमें कलेक्शन किया जाता है, जिनसे रिसिप्ट मिलती है गवर्नमेंट को। तो रिसिप्ट मिलती है गवर्नमेंट को, कलेक्शंस होते हैं, और ये कलेक्शंस करने के लिए गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल इसको टोल टैक्स कलेक्शन करना है तो टोल प्लाजा बनाएगा, टोल प्लाजा में कुछ तो इन्वेस्ट करेगा, तो उसी को बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। तो जो भी कलेक्शन गवर्नमेंट को हो रहा है उसमें से कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को जो माइनस कर दिया जाएगा, तब आपको नेट प्रोसीड मालूम चलेगा कि नेट क्या कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये नेट प्रोसीड्स है, इसी को असर्टेन किया जाएगा, सर्टिफाइड किया जाएगा सीएजी के द्वारा, मतलब इसी का ऑडिट किया जाएगा, फिर सीएजी द्वारा इसको सर्टिफाइड कर दिया जाएगा। अब ये सीएजी है जो सर्टिफाइड कर देगा, तो उसके बाद एलोकेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स किया जाएगा। जो भी हमारे पास रिसीट आई है, नेट प्रोसीड आई है, उसको एलोकेट किया जाएगा। कहाँ कहाँ एलोकेट किया जाएगा, एक तो यूनियन यानी सेंटर किया जाएगा, एक स्टेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, कितना परसेंटेज, मान लीजिए 500 करोड़ या 200 करोड़ का रिसीट आई, तो 200 करोड़ में कितना परसेंटेज स्टेट के पास जाएगा, कितना यूनियन के पास जाएगा, ये डिसाइड करने का काम होता है फाइनेंस कमीशन को, वित्त आयोग बोलते हैं। ठीक है, इन फाइनेंस कमीशन का एक रिकमेंडेशन आता है, वो रिकमेंडेशन से मालूम चलता है कि स्टेट में कितना परसेंटेज जाना है, सेंटर में कितना परसेंटेज जाना है, और वो स्टेट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग परसेंटेज है। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट हैं, 22 पार्ट हैं। उस 22 पार्ट में 5th नंबर पार्ट है वो सीएजी का है, उसमें सीएजी दिया गया चैप्टर 5 में। ठीक है, वैसे ही उसमें आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, जिसमें कि 148 से 151 सीएजी को दिया गया है। और इसी तरीके से उसमें शेड्यूल्स होते हैं, टोटल 12 शेड्यूल्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उन 12 शेड्यूल्स में 6 शेड्यूल की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। 6 शेड्यूल जो है इंपॉर्टेंट इसलिए कि ट्राइबल एरिया से वो रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज कहाँ के, 4 मेन स्टेट हैं जिसके बारे में, ट्राइबल एरियाज के बारे में बात की जा रही है। वो है आपकी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, इन 4 के ट्राइबल एरियाज की बात की जा रही है। क्यों यहाँ पे सीएजी में डिस्कस कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स हैं, जो कि आर्टिकल 150 में दिया गया है, तो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स यानी एनुअल अकाउंट्स का, यूनियन का, स्टेट का, सीएजी के एडवाइस पर प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करता है। तो वो स्टेट का करता है, यूनियन का करता है। ठीक है, अभी यहाँ बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट की और रीजनल काउंसिल्स की। ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, इनमें जो डिस्ट्रिक्ट्स और रीजनल काउंसिल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, रीजनल काउंसिल्स होते हैं, तो इनमें भी फॉर्म ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो सीएजी इनके भी फॉर्म ऑफ अकाउंट्स करता है। स्पेशल जो एक मतलब कह सकते हैं प्रावधान दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये शेड्यूल 6 में, कि ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसका जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, रीजनल काउंसिल्स हैं, इनमें जो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, असाइन किए जाएंगे, सीएजी के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो सीएजी इसमें भी इन्वॉल्व रहता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल लेवल पे रहता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स के जो अकाउंट्स होते हैं, फिर इनको ऑडिट किया जाता है, इनकी रिपोर्ट बनती है, फिर ये गवर्नर को प्रेजेंट कर दिया जाता है। ओके, अब देखते हैं प्रोविजन ऑफ लॉ, सेक्शन 10 ऑफ डीपीसी एक्ट। अभी हमने बात किया कि आर्टिकल 149 में डीपीसी एक्ट गिवन है, तो उस डीपीसी एक्ट में सेक्शन 10 पे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सेक्शन 10 ही पूरी डिटेल देगा कि सीएजी पहले क्या करता था, अब क्या करता है। देखिए
मैंने पहले भी बताया है कि CGA जो एजेंसी है, अकाउंटिंग एजेंसी है, वो पहले नहीं थी। पहले CAG ही यूनियन के अकाउंट्स को भी रिकॉर्ड करती थी, कंपाइल करती थी, प्रिपेयर करती थी, और स्टेट की तो अब भी करती है। ठीक है, तो यही सेक्शन 10 कह रहा है कि CAG कंपाइल द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ये उस समय की बात कह रहा है जिस समय ये DPC एक्ट 1971 में आया था। अभी CG आ चुका है 1980 के बाद में। तो CAG जब CG आ गया है तो CGA जो है वो अब वो यूनियन के अकाउंट्स को कंपाइल करेगा, CAG नहीं करेगा। वो कैसे आया वो भी सेक्शन 10 में दिया गया है। सेक्शन 10 अपने आप में कहता है, पहले तो ये कहता है कि CAG ही कंपाइल करेगा अकाउंट्स को, यूनियन और स्टेट को। उसके बाद तुरंत कहता है कि प्रेसिडेंट में रिलीव हूँ, प्रेसिडेंट उसको रिलीव करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ CAG के ही एडवाइस से ही उसको रिलीव करेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने CAG को रिलीव किया फ्रॉम द कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड यूटीज। तो यूनियन का यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, जो सेंट्रल ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, तो यूनियन का यूटीज का, इन दोनों के अकाउंट्स कंपाइलेशन का CAG को रिलीव कर दिया। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, पर ऑन द एडवाइस ऑफ CAG इटसेल्फ एडवाइस किया कि भाई हमको हटा दो वहां से। ठीक है, तो फिर वो हट गए। ये प्रोसीजर स्टार्ट कब हुआ? तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ अप्रैल 1976 में, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बट CAG रिलीव कब हुआ? वो 1 जून 1980 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? अप्रैल 1976 में, लेकिन जब नोटिफिकेशन या गजेट पब्लिश हुआ तो वो 1 जून 1980 को तब CAG रिलीव हो गया। ठीक है, अच्छा, अभी भी CAG, मैंने कहा कि अभी भी CAG रिकॉर्ड का अकाउंट्स को कंपाइल कर रहा है। कहाँ कहाँ कर रहा है? एक तो अपने खुद के डिपार्टमेंट कर रहा है, IANAD का, उसका खुद को वो कंपाइल कर रहा है। और यूटीज में भी किसका अकाउंट्स कंपाइल कर रहा है? चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली और लक्षद्वीप का। अभी आपको पता है कि दादरा एंड नगर हवेली के साथ दमन एंड दीप को भी अटैच कर दिया गया, यूटीज दोनों को एक ही बना दिया गया। तो यदि ऑप्शन में ये आ जाए कि चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीप, तो बात वही है, क्योंकि दोनों को यूटीज को ऐड कर दिया गया। तो अभी CAG क्या कर रहा है? IANAD का खुद कंपाइल कर रहा है, और चंडीगढ़ का कर रहा है, दादरा नगर हवेली का कर रहा है, और लक्षद्वीप का कर रहा है। ठीक है, सर्टेन पेंशन सिस्टम्स का कर रहा है। स्टेट का भी कंपाइल कर रहा है CAG कंटिन्यू टू कंपाइल द अकाउंट ऑफ स्टेट। स्टेट का कर ही रहा है। कौन कर रहा है? CAG के फील्ड ऑफिस AG कर रहा है उसको कंपाइल। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक स्टेट है जो ये कंपाइल नहीं करवाता, वो है सिक्किम, सॉरी गोवा। वो कौन सा है? गोवा। तो गोवा में अपना खुद का जो है कंपाइलेशन सिस्टम है। वो क्या है? CPAO, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स। वहाँ पर CPA होता है, जो कि जिसका डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स होता है, वो उसको कंपाइल करता है। ठीक है, सिक्किम है एक ऑप्शनल में। वो सिक्किम तब आता है जब डेजिग्नेटेड बैंक की बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि RBI, अभी सिक्किम निकला ना, तो उसमें क्या होता है कि RBI हर एक स्टेट का अपना एक अकाउंट रखता है। हर एक स्टेट का, यूपी का अकाउंट अलग है, उसके पास MP के अकाउंट अलग है, और वो सभी डेजिग्नेटेड बैंक जो होते हैं उन स्टेट्स में वो RBI के होते हैं या RBI के द्वारा ऑथराइज होते हैं। परंतु सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो RBI के ऑथराइज बैंक में नहीं होता है। वो अपना खुद का स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम गंगटोक में है, वो खुद डील करता है पूरे ट्रांजेक्शन को। तो वहाँ पे सिक्किम आएगा। तो सिक्किम भी है पॉइंट, लेकिन वो डेजिग्नेटेड बैंक से रिलेटेड है। तब अभी हम बात अकाउंट्स कंपाइलेशन की करेंगे स्टेट में, तो वो गोवा है। गोवा जो है गोवा जो है में खुद ही CPAO एक सिस्टम है, सेंट्रल CPAO एक सिस्टम है जिसमें डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वो कंपाइलेशन का काम करते हैं। ठीक है, सेंट्रल पे एंड अकाउंट ऑफिस। ओके, अब आता है सेक्शन 10, सेक्शन 11। जो सेक्शन 10 करता है वही सेक्शन 11 करता है। बस सेक्शन 10 क्या करता है? कंपाइल की बात करता है, और सेक्शन 11 जो है वो एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर की बात करता है। बस इतनी बात है। 10 कंपाइल करता है, 11 प्रिपेयर करता है। पैटर्न पूरा वही है कि CAG प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ यूनियन, स्टेट, यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले यही करता था CAG, बट फिर क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने उसको विद द कंसल्टेशन CAG में रिलीव हिम फ्रॉम दिस ड्यूटी। ये ड्यूटी से उसको रिलीव कर दिया गया। ये यहाँ पे विद द कंसल्टेशन ऑफ CAG होगा। ठीक है, CAG इज रिलीव फ्रॉम प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड ड्यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली इन जून 1978। अब देखिए, प्रिपेयर करने को पहले ही अलग कर दिया। जून 1978 में ये कह दिया कि अब आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, किसका नहीं करेंगे? आप यूनियन का नहीं करेंगे और यूटीज का नहीं करेंगे। किसका करेंगे? IANAD का करेंगे। यूटीज में किसका करेंगे? चंडीगढ़ का करेंगे, दादरा नगर हवेली करेंगे, लक्षद्वीप का करेंगे,
और स्टेट का करेंगे, स्टेट में किसका नहीं करेंगे, गोवा का नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल वही है जैसे सेक्शन 10 में कहा गया है। अब आते हैं सेक्शन 12 में। सेक्शन 12, CAG प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ प्रिपेयर्ड अकाउंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट गोवा, यूटी, दिस, ठीक है। CAG प्रोवाइड डिटेल्स प्रिपेयर्ड अकाउंट्स, ठीक है, वो जिसका ऑफ एक्सेप्ट गोवा का, स्टेट चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एंड सेंट्रल पेंशन सिस्टम टू सेंट्रल स्टेट, क्यों नहीं इनका प्रोवाइड करेगा? CAG प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ प्रिपेयर्ड अकाउंट्स, प्रिपेयर्ड अकाउंट करने के लिए वो डिटेल्स प्रोवाइड कराता है। किसका किसका कराता है? ऑल स्टेट, सभी स्टेट कराता है, गोवा को छोड़ के, पता ही है हमको। यूटीज में किसका किसका कराता है? चंडीगढ़ कराता है, दादरा नगर हवेली कराता है, लक्षद्वीप कराता है, सेंट्रल पेंशन सिस्टम कराता है, ठीक है। ये पुराना ही 10-11 वाला वही है, तो उनकी डिटेल वो प्रोवाइड कराएगा। जिसका जाहिर सी बात है, जिसका अकाउंट कंपाइल करेगा और जिसका अकाउंट प्रिपेयर करेगा उसी की डिटेल भी प्रोवाइड कराएगा। तो सभी स्टेट करता है गोवा को छोड़ के, तो उनकी डिटेल भी, गोवा की डिटेल भी नहीं प्रोवाइड कराएगा। यूटीज में वो चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप का और सेंट्रल पेंशन सिस्टम का जो कंपाइल और प्रिपेयर करता है, तो उन्हीं की डिटेल भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये सेक्शन 10, 11, 12 एक साथ आपको लर्न हो गया। 10 क्या है? कंपाइल करना, 11 क्या है? प्रिपेयर करना, 12 क्या है? डिटेल प्रोवाइड कराना इनकी, ठीक है। रेंडर असिस्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ AFS, CAG एक काम और करता है। AFS में बताया आपको, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वो बनाने के लिए असिस्टेंस भी देता है, मतलब सहायता भी करता है कि वो बने। बिल्कुल सही बात है कि ऑडिट करता है एक्सपेंडिचर का, तो वो डिटेल प्रोवाइड करा देगा। कैसे? टू गिव एक्चुअल एक्सपेंडिचर फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम द अकाउंट दैट प्रिपेयर्ड बाय CAG। CAG द्वारा जो जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, कहाँ कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर से देखिए किसके किसके अकाउंट प्रिपेयर करता है CAG? INAD का करता है और स्टेट गवर्नमेंट का करता है एक्सेप्ट गोवा। यूटीज में किसा किसा करता है? चंडीगढ़ करता है, दादरा नगर हवेली करता है, लक्षद्वीप करता है। इनके अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा, तो जब इनके अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा, कंपाइल करेगा, तो इनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर क्या हुआ था, इसकी एक डिटेल फिगर वो प्रोवाइड कराएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AFS एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो पार्ट रहते हैं, तो एक तो एक्सपेंडिचर के रिलेटेड में, एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ होगा, और एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो अभी नेक्स्ट एस्टिमेट किया गया है कि अभी एक्सपेंडिचर होगा। ये दोनों पार्ट इसमें रहते हैं, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं सेक्शन 22 का। पावर टू, सेक्शन 22 रिलेटेड है पावर टू मेक रूल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। ये इसके मेन दो पार्ट हैं। सेक्शन 22 इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस सेक्शन के इस सेक्शन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करता कुछ हद तक CAG के मामले में कुछ हद तक इंटरफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। बट ये जो इंटरफेयर होता है या जो भी मेकिंग रूल से रिलेटेड बात होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी विद द कंसल्टेशन ऑफ CAG ही होता है। CAG का कंसल्टेशन लेना उसमें जरूरी है। कुछ भी CAG में चेंजमेंट करना है, चाहे उसकी सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे उसके डिपार्टमेंट से, उसके ऑफिशियल से रिलेटेड हो, तो वो CAG के कंसल्टेशन के बाद ही होता है। तो इसमें सेक्शन 22 कह रहा है कि देखिए सेकंड पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है ये, दिस सेक्शन एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक सच रूल्स आफ्टर कंसल्टेशन विद CAG। तो जो भी रूल्स बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो आफ्टर कंसल्टेशन विद CAG होगा। रूल क्या बनाएगा? रूल बनाएगा कि जो DPC एक्ट है उसको कैरी आउट कैसे कराया जाए। जो DPC एक्ट का जो प्रोविजंस है उसको कैरी आउट कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा। और इसका मेन मोटो क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स होगा। अब देखिए इसको ओवरव्यू समझ लीजिए कि DPC एक्ट आपको पता है, DPC एक्ट के प्रोविजंस होते हैं। उस DPC एक्ट के कुछ ऐसे प्रोविजंस जो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट से रिलेटेड हो, उनको कैरी आउट कराना है। तो उनको कैरी आउट कराने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए जाएंगे, कुछ रूल्स बनाए जाएंगे। वो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद CAG बनाएगा। ये किस में कहा गया है? DPC एक्ट के सेक्शन 22 में। तो ये सेक्शन 22 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, मेक रूल्स बनाने के लिए। अब मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स होंगे ये देख लेते हैं हम लोग। तो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स में 3 पार्ट्स इसमें डिस्क्राइब हैं आपको, ये DPC एक्ट में दिया गया है। तो उसमें तो ये क्या है कि इनिशियल और सब्सिडियरी जो अकाउंट्स होता है उसको कैसे कैप्ट करना है, मैनर इन विच इनिशियल एंड सब्सिडियरी अकाउंट्स शैल बी कैप्ट। वो मैनर बताना है कि कैसे इनिशियल और सब्सिडियरी अकाउंट्स को कैप्ट किया जाएगा। दूसरा क्या है? मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ स्टोर एंड स्टॉक शैल बी कैप्ट। स्टोर और स्टॉक का जो अकाउंट है वो कैसे कैप्ट किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा, उसका मैनर बताता है।
अब स्टोर और स्टॉक की जब बात आती है, देखिए एक तो पैटर्न ये है कि आपने उसको जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसको आपने पूरा पढ़ लिया, एक रीड कर लिया, समझा नहीं कुछ विशेष, तो कंफ्यूजन वहाँ पे हो जाएगा। जब आप डीपीसी एक्ट पढ़ेंगे तो डीपीसी एक्ट में एक सेक्शन 17 होता है, तो जैसे ही सेक्शन 17 हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग नॉर्मली उसको लर्न कर लेते हैं स्टोर एंड स्टॉक, ठीक है। तो एस फॉर 17 और एस फॉर स्टोर एंड स्टॉक, बट देखिए यहाँ स्टोर और स्टॉक के बाद सेक्शन 22 में आ गया। दोनों स्टोर और स्टॉक अलग अलग है। जब हम सेक्शन 17 की बात करेंगे तो सेक्शन 17 में जो स्टोर एंड स्टॉक है वो ऑडिट से रिलेटेड है, ऑडिट ऑफ स्टोर एंड स्टॉक। जब हम बात करेंगे कि स्टोर और स्टॉक अकाउंट्स का जो ऑडिट है वो किस सेक्शन में है, वो सेक्शन 17 में है। बट स्टोर और स्टॉक का जो अकाउंट कैप्ट किया जाएगा वो किस मैनर में कैप्ट किया जाएगा, ये दिया गया है आपका सेक्शन 22 में, ठीक है। ये दो डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, केवल रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए लॉजिकल में कि क्या डिफरेंस इसमें है। अब पॉइंट थर्ड क्या है, मैनर इन विच सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट शैल बी केप्ट। आपको पता है कि सेंट्रल में अकाउंट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अकाउंट्स होते हैं, प्रीवियस में मैंने बताया हुआ है मंथली अकाउंट्स बनते हैं, उनके एनुअल अकाउंट्स बनते हैं, तो वो किस मैनर में कैप्ट किए जाएंगे ये भी सेक्शन 22 बता रहा है। इसलिए सेक्शन 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट में आप ये लर्न कर सकते हैं कि पावर टू मेक रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ सीएजी, और सेकेंड नंबर है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड द मैनर इन विच द अकाउंट्स शैल बी केप्ट। ये बात बताई गई सेक्शन 22 में, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, सेक्शन 23 देख लेते हैं। सेक्शन 23 में क्या है, टू मेक रेगुलेशंस। अब देखिए सेक्शन 23 रेगुलेशन बता रहा है। जब आप एसएस की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें रेगुलेशन ऑन ऑडिट अकाउंट्स फ्रेम किया गया 2007 में। ये एक पूरी बुक है तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या है कि जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट कैसे करना है, कैसे वो अकाउंट्स बनेंगे, कैसे उनका ऑडिट होना है, क्या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, उस रेगुलेशन से रिलेटेड ये बुक है, ये रेगुलेशंस है। ये रेगुलेशन जो है वो सीएजी द्वारा बनाया जाता है, इससे रिलेटेड है सेक्शन 23। तो सिंपल शॉर्टकट में क्या है, सेक्शन 23 इज रिलेटेड टू मेक रेगुलेशंस बाय सीएजी। एग्जांपल में क्या है, रेगुलेशन ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2007, अभी अपडेट होकर 2020 हो गया है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहां से आपका टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ये यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। देखिए अभी तक क्या है कि हम लोग उसको ओवरव्यू दे रहे थे आपको कि कैसे अकाउंट गवर्नमेंट अकाउंट्स कैसे होते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है। अब हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। तो अभी हम लोग जो ये प्रोविजन ऑफ रूल्स एंड मैनुअल्स पढ़ रहे हैं, अब हर एक चैप्टर में हम लोग डेप्थ में चलते चले जाएंगे। मेनली आपको स्टार्ट यहीं से करना है, आपको समझना यहीं से है कि इसको, क्योंकि अब ये जो पार्ट आपको समझ में आ गया तो वर्किंग स्टाइल पूरी तरह समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इसको समझेंगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड, अब ये जो हेडिंग है इसके अंदर में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट में किस प्रकार से पेमेंट का पूरा प्रोसीजर होता है, क्या किसका क्या रोल होता है, डीडीओ क्या रोल होता है, ट्रेजरीज का क्या रोल होता है, ये सब इसमें बताया गया है, ठीक है। और फिर जब स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग समझ लेंगे फिर उसी बिहाफ पे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का समझेंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का नया है, ध्यान से देखेंगे। होता क्या है कि 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका पेमेंट, एक होता है आपका रिसिप्ट, एक होता है पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट यानी एक्सपेंडिचर तो लगभग हर एक डिपार्टमेंट में होता है। रिसिप्ट में कुछ डिपार्टमेंट रिसिप्ट जनरेट करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट नहीं करते हैं, तो हम लोग पेमेंट से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि अब सपोज अपने ऑफिस से देख लेते हैं, तो हम लोग ऑफिस में क्या होता है कि जैसे कि बिल बना, सैलरी का बिल बना, या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस का बिल बना, या मेडिकल का बिल बना, या हाउस बिल्डिंग अलाउंस का बिल बना, इस टाइप से जो भी बिल बन रहे हैं, ऑनरेडियम का बिल बना, तो जितने भी अलग अलग बिल बन रहे हैं, तो ये जो बिल है ये डीडीओ प्रिपेयर बिल, इसमें डीडीओ क्या करता है, बिल प्रिपेयर करता है। स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसे बिल बनते हैं, उसको डीडीओ प्रिपेयर करता है। डीडीओ प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं कि डीडीओ खुद बैठ के प्रिपेयर कर रहा है। डीडीओ का मतलब ये होगा कि डीडीओ के अंदर जो स्टाफ बैठा हुआ है वो उस बिल को प्रिपेयर करेगा और उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, डीडीओ। तो चूंकि डीडीओ के सिग्नेचर से होगा तो ऐसा कहा जाएगा डीडीओ प्रिपेयर अ बिल। तो डीडीओ क्या करेगा, बिल प्रिपेयर करेगा, सबमिट टू ट्रेजरी, और ट्रेजरी को भेज देगा। अभी देखिए समझते जाइए, क्रॉस समझते जाइए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग के ऑफिस में क्या होता है कि हम लोग का जो डीडीओ होता है, या जिसको हम लोग सीनियर कैश बोलते हैं, तो जो हम लोग का डीडीओ होता है ना, वो डीडीओ क्या करेगा, आपका भेज देगा वहां पर पीओ में भेज देगा, पे एंड अकाउंट ऑफिस में भेज देगा। तो यहाँ पे पीओ को ना भेज के स्टेट में क्या करते हैं, डीडीओ कहाँ भेज देता है, ट्रेजरी में भेज देता है, ठीक है। तो जो ट्रेजरी का रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही रोल पीओ का होता है।
तो ट्रेजरी फिर क्या करेगा, उस बिल को चेक करेगा। पीओ बिल को चेक करता है, वापस भी कर देता है कभी कभी, तो ट्रेजरी बिल को चेक करेगा। फिर अब यदि वो बिल पूरा सही है फिर वो पेमेंट के लिए भेज देगा। कहाँ भेज देगा पेमेंट के लिए? भेज देगा डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच। अब डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच क्या है, अभी इसको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, एक मतलब बैंक में भेज देगा पेमेंट करने के लिए, इतना समझ लीजिए। ओके, बिल में क्या क्या होना चाहिए? बिल में पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इसका पर्पस क्या है? सैलरी का बिल है या फिर किसी दूसरे अलाउंसेस का बिल है। ओके, ऑफ सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसका सैंक्शन उसमें होना चाहिए। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन हेड वाइज होना चाहिए, किस हेड पे हमको ये पेमेंट करना है ये भी डिटेल उसमें होनी चाहिए बिल में। अब ट्रेजरीज क्या है ये समझ लेते हैं। ट्रेजरीज का दायरा क्या है, क्राइटेरिया क्या है, समझते हैं। ट्रेजरी जो है जियोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, उसका एक एरिया होता है। सपोज दैट कि प्रयागराज में एक ट्रेजरी है, तो उसका ये एरिया है कि इस प्रयागराज में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस आएंगे, उसके जो डिपार्टमेंट आएंगे, उसके जो डीडीओ होंगे, वो उस ट्रेजरी से जाकर के अपना लेन देन करेंगे। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है मैनी डीडीओज डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट लोकेटेड इन दैट एरिया। उस एरिया में अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डीडीओज हैं वो सब उस एरिया के ट्रेजरी से सीधे अपना संपर्क करेंगे। ठीक है, तो ट्रेजरी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब हम लोग बात करेंगे पीओ का जियोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, वो तो एक डिपार्टमेंट के लिए एक पीओ डिसाइड कर दिया जाता है। ओके, तो ये डिफरेंस देखिए मैं आपको कोरिलेट करता जा रहा हूँ, क्योंकि बाद में भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ेंगे तब फिर आपसे ये रिवाइज हो जाएगा कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट में ट्रेजरी वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में पीए हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्या, हाँ ये तो पेमेंट की बात हो गई। नेक्स्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट रिसिप्ट। स्टेट गवर्नमेंट रिसिप्ट को समझ लीजिए। अब देखिए इसको वो लोग आसानी से समझ लेंगे जिन्होंने जब कभी फॉर्म भरा था। अभी तो इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से ये सब ऑनलाइन फॉर्म हो जा रहा है। एक समय ऐसा था कुछ आई थिंक 6 to 7 ईयर्स पहले ऐसा था कि जब आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते थे तो वो एक चालान भरने के लिए आता है, एक चालान फॉर्म आता था। जब हम लोग बैंक में जाते थे फॉर्म आता था, फिर बैंक में जाते थे तो चालान की 3 कॉपियाँ रहती थी। तो 3 कॉपियों में चालान भरते थे हम लोग, उसमें 2 कॉपी बैंक में दे देते थे, 1 कॉपी हम लोग वापस ले लेते थे, 1 कॉपी अपने पास रखते थे। तो वो जो चालान की कॉपी होती थी वो बैंक उठा करके जिस भी डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट को भेज देती थी। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के कोई फॉर्म है, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, मतलब जैसे इस फॉर्म के पैसे रिसिप्ट की बात होगी वैसे और दूसरी बात होगी। तो जब रिसिप्ट है, फॉर्म जमा किया तो रिसिप्ट है, मतलब हमने पेमेंट किया फॉर्म का बैंक को कि हमको इस डिपार्टमेंट के ये पेमेंट करना है, फॉर्म भर रहा है। तो चालान हमने भरा तो 1 रिसिप्ट तो अपने पास ले लिया, 2 उनको दे दिया, बैंक को दे दिया। बैंक क्या करेगा, उस रिसिप्ट को डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच क्या करेगा, थ्रू चालान उस रिसिप्ट को क्या करेगा, ट्रेजरी को भेज देगा। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड बैंक क्या करेगा, ट्रेजरी को भेज देगा। अब देखिए समझिए बात, तो ये जो डेजिग्नेटेड बैंक अभी पेमेंट में भी आया था, अभी पेमेंट में भी तो आया था, पेमेंट में भी तो इसको रोल था, पेमेंट भी तो यही कर रहा था। और अभी किस में आ गया, रिसिप्ट में भी आ गया। रिसिप्ट में तो सीधे ही रिसिप्ट में डायरेक्ट रिसिप्ट वहीं डेजिग्नेटेड बैंक में जमा हो रही है। पेमेंट में तो ये था कि ट्रेजरी के थ्रू आती थी। तो हुआ क्या कि इस डेजिग्नेटेड बैंक में पेमेंट्स की भी डिटेल आ गई और रिसिप्ट की भी डिटेल आ गई। तो उस बैंक डेजिग्नेटेड बैंक ने क्या किया, रिसिप्ट एंड पेमेंट स्क्रॉल बनाया, एक स्क्रॉल बना दिया जिसमें क्या क्या रिसिप्ट आई है उस डिपार्टमेंट की, क्या क्या पेमेंट आया है उस डिपार्टमेंट का, वो पूरा स्क्रॉल बना दिया। और बनाने के बाद वो कहाँ भेज दिया, ट्रेजरी को सबमिट कर दिया। अब देखिए ट्रेजरी के पास पेमेंट तो ऑलरेडी था, क्योंकि पेमेंट वहीं से आया था, डीडीओ ने तो ट्रेजरी को भेजा था कि ये पेमेंट करो, और ट्रेजरी नहीं भेजा था बैंक को कि आप पेमेंट करो। तो पेमेंट की डिटेल तो ट्रेजरी के पास ऑलरेडी थी, परंतु रिसिप्ट की नहीं थी। तो अभी क्या हुआ कि डेजिग्नेटेड बैंक ने क्या किया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट स्क्रॉल भेज दिया, जिससे क्या होगा कि ट्रेजरी के पास पेमेंट की डिटेल तो थी, रिसिप्ट की भी आ गई और पेमेंट की भी आ गई, तो पेमेंट की उसने क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक हो जाता है, पूरा सिस्टम ब्लॉक सिस्टम चला जाता है, क्रॉस चेक हो जाता है एक दूसरे से, तो वो ट्रेजरी के पास फाइनली पहुंच जाता है। अब ट्रेजरी का क्या काम होता है आप समझिए, ट्रेजरी मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट। जो भी रिसिप्ट और पेमेंट आएगा ट्रेजरी के पास, उससे वो अकाउंट को मेंटेन करेगा। बात फिर आती है कि अकाउंट को मेंटेन करेगा, ओके ठीक है, मेंटेन कर लिया। मेंटेन करने के बाद कहाँ भेजेगा, AG&E को भेजेगा। जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, यहाँ ट्रेजरी जो है अकाउंट मेंटेन करता है, तो ट्रेजरी की जगह अपने यहाँ क्या है, पीओ है। तो क्या पीओ अकाउंट मेंटेन करता है, बिल्कुल मेंटेन करता है। जहाँ पे प्रिंसिपल पीओ का PAO प्रिंसिपल पे एंड अकाउंट ऑफिसर कंसेप्ट नहीं है, वहाँ सिंपल पीओ ही अकाउंट मेंटेन करता है, अकाउंटिंग एजेंसी को भेज देता है। लेकिन जब हम प्रिंसिपल पीओ का कंसेप्ट आ जाता है, तो प्रिंसिपल पीओ क्या करता है, वो अकाउंट को मेंटेन करेगा और फिर वो अकाउंटिंग एजेंसी को भेजेगा। वही फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, बस आपको मैं एक नॉर्मली बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसीजर वो है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या है, ट्रेजरी ने अकाउंट मेंटेन किया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन किया और कहाँ भेज दिया, अकाउंटेंट जनरल
अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट को एजी अकाउंट, एजी ऑफिस को, अकाउंट ऑफिस को भेज दिया। अब एजी अकाउंट ऑफिस का जैसे पहले बताया गया उसका काम क्या है, उसको मंथली अकाउंट को मंथली अकाउंट बनाएगा, उसको कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद उसको एनुअल अकाउंट बनाएगा। तो जब एनुअल अकाउंट बना लेगा, उस एनुअल अकाउंट का क्या होगा, ऑडिट होगा। आफ्टर ऑडिट क्या बनेगा, रिपोर्ट बनेगी। फिर रिपोर्ट किसको भेज दी जाएगी, गवर्नर को भेज दी जाएगी। फिर गवर्नर क्या करेगा, उसको स्टेट लेजिस्लेचर को भेज देगा और स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो भेज देगा, मामला कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सम डीडीओस मोस्टली इन रिमोट एरियाज। अब थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं कि रिमोट एरियाज क्या है। रिमोट एरियाज जो थोड़ा शहर से या नॉर्मल पब्लिक के आने जाने गमन से थोड़ा दूर होता है, रिमोट एरियाज होता है, जो नॉर्मली हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते आसानी से, तो वो रिमोट एरियाज, दूर के एरियाज हैं, वो रिमोट एरियाज हैं। तो उन रिमोट एरियाज में क्या होते हैं, पब्लिक वर्क से कुछ ऑफिस होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे। तो जब वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या पब्लिक वर्क का कोई डिपार्टमेंट का ऑफिस वहाँ पे है, तो वो लोग जब वर्क करते हैं तो उनके भी रिसीट ऑफ पेमेंट होते हैं। लेकिन उस रिमोट एरियाज में ट्रेजरीज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हर जगह ट्रेजरी ओपन नहीं होगी। रिमोट एरियाज में ट्रेजरी नहीं है। अभी सिस्टम क्या था कि डीडीओ भेजता था ट्रेजरी को, ट्रेजरी भेजता था बैंक को। ट्रेजरी है नहीं, ट्रेजरी हटा दीजिए, तो क्या करेगा डीडीओ, सीधे किसको भेज देगा, बैंक को भेज देगा। बीच की कड़ी गायब कर दी है ना, डीडीओ, बीच की कड़ी क्या है, डीडीओ था, डीडीओ से क्या ट्रेजरी, ट्रेजरी से क्या बैंक। अब ये ट्रेजरी हट गया तो क्या है, डीडीओ से सीधा बैंक आ गया, ठीक है। तो ये आपको जो है मालूम होना चाहिए। तो अभी क्या है कि ऐसा डीडीओ जो ट्रेजरी से जिसका मतलब जो सीधे डायरेक्ट, मैं कह सकता हूँ कि ऐसा डीडीओ जो डायरेक्ट बैंक से डील करे, ट्रेजरी से डील ना करे, डायरेक्ट बैंक से डील करे। रिमोट एरियाज में ऐसा होता है। ऐसे डीडीओ को चेक ड्राइंग डीडीओ बोलते हैं, ठीक है। तो चेक ड्राइंग डीडीओ ये बोला जाता है जो सीधा आपका जो है बैंक से ही डिटेल वो करेगा, डील करेगा। अब ट्रेजरी का जब काम हट गया तो ट्रेजरी काम कौन कर रहा है, वही चेक ड्राइंग डीडीओ करेगा। ट्रेजरी काम क्या था, ट्रेजरी का काम ये था कि ट्रेजरी जो है जो पेमेंट और रिसीट स्क्रॉल बैंक से आ रहे थे उसके बिहाफ पे अकाउंट प्रिपेयर कर रहा था। अब बैंक तो चूंकि ट्रेजरी तो है नहीं, तो वो पेमेंट और रिसीट का स्क्रॉल किसको देगा, वापस डीडीओ को भेज देगा। और डीडीओ ने खुद ही पेमेंट के लिए भेजा था, तो पेमेंट की डिटेल तो डीडीओ के पास थी ही। जब पेमेंट और रिसीट स्क्रॉल दोनों आ गए, तो पेमेंट को कॉस्ट क्रॉस चेक कर लिया और रिसीट की डिटेल उसको मिल गई। तो जैसे ट्रेजरी जो है अकाउंट प्रिपेयर कर रहा था, वैसे ही ये चेक ड्राइंग डीडीओ ने अकाउंट प्रिपेयर किया, रिसीट और पेमेंट का प्रिपेयर करने के बाद ट्रेजरी किसको भेज रहा था, एजी अकाउंट ऑफिस को भेज रहा था। तो ये भी सिंपल क्या करेंगे, मंथली और एनुअल अकाउंट बना करके किसको भेज देंगे, एजी ए&ई को भेज देंगे। एजी ए&ई किसको फिर क्या करेगा, अकाउंट को कंपाइल करेगा, कंपाइल करने में उसको ऑडिट होगा, ऑडिट के बाद उसकी रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट फिर गवर्नर के पास जाएगी, गवर्नर उसको लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को भेज देगा। अब देखिए प्रोसीजर इतनी बार हो रहा है कि आपको टेबल की तरह लर्न हो गया है बिल्कुल, कि ऐसे होगा, पहले एजी होगा, फिर वो कंपाइल करेगा अकाउंट को, फिर वो पहले मंथली अकाउंट बनाएगा, फिर वो एनुअल अकाउंट बनाएगा, फिर उसके बाद वो ऑडिट कराएगा, ऑडिट होगी, रिपोर्ट बनेगी गवर्नर के पास, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा, ठीक है। तो ये उसका एक ओवरव्यू लिखा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड बैंक के बारे में क्या करते हैं। डेजिग्नेटेड बैंक है क्या, दिस डेजिग्नेटेड बैंक कुड बी अ ब्रांच ऑफ आरबीआई और एनी एजेंसी बैंक ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई टू कैरी आउट गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस। या तो वो खुद ही आरबीआई कोई ब्रांच होगी, या फिर कोई ऐसी ब्रांच जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया होगा गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए। तो हर जगह आरबीआई की ब्रांच नहीं होती है ना, तो आरबीआई उसको ऑथराइज करता है पर्टिकुलर बैंक को कि आप यहाँ से पेमेंट करें। हाँ, अब आरबीआई का रोल क्या है ये देख लीजिए। तो आरबीआई ने डेजिग्नेटेड बैंक बनाए हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में। तो ये आरबीआई क्या करता है, स्टेट वाइज अपने यहाँ पर अकाउंट्स बनाता है। आरबीआई का एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल अकाउंट सेक्शन, वो कहाँ पे है, नागपुर में है। याद रखना आपको, CAS सेंट्रल अकाउंट सेक्शन जो कि नागपुर में है, उसको आरबीआई जो है वहां पर स्टेट वाइज अकाउंट मेंटेन करता है। ये जो अकाउंट होता है स्टेट वाइज अकाउंट, ये कंसोलिडेट अकाउंट होता है। अब पॉइंट वाली बात आती है, कंसोलिडेट क्यों होता है। तो भाई सीधी सी बात है, एक स्टेट यूपी में नया कितने स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस होंगे और नया कितने बैंक होंगे, तो उन सबका पूरा कंसोलिडेट बनाएंगे ना। हर एक डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं बनेगा आरबीआई में, एक स्टेट का बनेगा, तो वो कंसोलिडेट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट का। वो डिस्ट्रिक्ट का जो कंसोलिडेट अकाउंट है वो पूरे स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करेगा, तो वो स्टेट का जो अकाउंट है वो वहाँ पर कंसोलिडेट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पे एक स्टेट वाइज अकाउंट बना होता है, ठीक है। तो एवरी गवर्नमेंट हैज एन अकाउंट विद आरबीआई। हाँ, एक नहीं होता एक्सेप्ट सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा गवर्नमेंट है
जिसका आरबीआई के साथ में अकाउंट नहीं है। वो क्या कर रहा है, उसका स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में एक अलग अकाउंट है गंगटोक में, इसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। सिक्किम जो इसका एक्सेप्शन है। प्रोसीजर क्या होता है ये देख लीजिए। ये तो पता ही आपको, डीडीओ ट्रेजरी भेजता है, ट्रेजरी भेजता है इसको डेजिग्नेटेड बैंक को, या चेक डाउन डीडीओ है सीधे डेजिग्नेटेड बैंक को भेज देता है। और ये डेजिग्नेटेड बैंक क्या है, मे बी एजेंसी और मे बी एजेंसी ऑफ आरबीआई, ठीक है। और स्टेट वाइज वहाँ पे अकाउंट होता है, कहाँ पे होता है, कैश नागपुर में होता है। ये लोग क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं अकाउंट को और कहाँ भेज देते हैं, डिटेल को AGAND को। अब देखिए फिर से, अब आगे कहानी तो पता ही होगी आपको। AGAND के पास आएगा, कंपाइल करेगा, मंथली अकाउंट बनाएगा, एनुअल अकाउंट बनाएगा, ऑडिट कराएगा, रिपोर्ट बनाएगा, गवर्नर बनेगा, फिर लेजिस्लेचर के पास जाएगा, फिर वो टेबल की तरह फिर से हो गया, है ना। तो बस आपको यहीं तक प्रोसीजर समझना, जैसे AGAND की बात आएगी आगे प्रोसीजर पता है आपको। तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, जहाँ पे ट्रेजरी है, डीडीओ ट्रेजरी को, ट्रेजरी बैंक को, बैंक जो है वो बैंक क्या भेजेगा, आरबीआई को भेजेगा, जहाँ सेंट्रल अकाउंट सेक्शन में डिटेल होगी, फिर वहाँ पे क्या होगा, कंसोलिडेट किया जाएगा, फिर वो कहाँ भेजेंगे, AGAND को भेज देंगे। चेक डाउन डीडीओ में क्या होगा, चेक डाउन डीडीओ में ट्रेजरी घटा देंगे, सीधे चेक डाउन डीडीओ सीधे डेजिग्नेटेड बैंक को भेजेगा, डेजिग्नेटेड बैंक क्या करेगा, फिर से कैश में भेज देगा नागपुर में, जहाँ स्टेट वाइज अकाउंट है, वहाँ फिर कंसोलिडेट किया जाएगा, फिर AGAND को आ जाएगा, ठीक है। अब AGAND क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, मंथली अकाउंट्स करेगा, अकाउंट एनुअल अकाउंट बनाएगा। एनुअल अकाउंट्स क्या है, फाइनेंस अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसका क्या होगा, ऑडिट होगा। ऑडिट क्या करता है, सर्टिफिकेट जारी करता है, फिर ऑडिट उसकी क्या होता है, रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट होता है, सर्टिफिकेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, गवर्नर को भेजता है, गवर्नर क्या करता है, लेजिस्लेचर को भेजता है। सिंपल है ना। और ये सब चार्ट वार्ट समझने की इतने कोई आवश्यकता नहीं है आपको, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया, आपको पूरी कहानी पता हुआ है। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ यूनियन एंड अकाउंट्स। तो अब फिर से आ गया, अभी तक हम लोग स्टेट का समझ रहे थे, अब हम लोग समझेंगे यूनियन का। आपको पता ही है, मैंने मोटा मोटा बता चुका हूँ, अभी मैं फिर से डिवाइस करा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ यूनियन अकाउंट्स क्या है। इसमें क्या है कि हम लोगों का जो अकाउंटिंग सिस्टम है डिपार्टमेंटलाइज है। जैसे CAG है उसका डिपार्टमेंट है, इस समय हम लोग जैसे AG ऑफिस में है, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग AG ऑफिस है, डिपार्टमेंटलाइज अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो हम लोग का यूनियन का कैसा है, डिपार्टमेंटलाइज अकाउंटिंग सिस्टम है, बस बात खत्म। सेक्रेटरी क्या होता है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होता है या ग्रैंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, कुछ भी हो सकता है। असिस्टेड बाय द फाइनेंशियल एडवाइजर, हर एक सेक्रेटरी का अपना फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। हम लोग नहीं कहते हैं कि जैसे मेडिकल का जब मैं बिल कर रहा था तो उसमें बताते थे कि 5 लाख से ऊपर का है तो उसको भेजेंगे, CAG के पास भेजेंगे, फिर वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर है FA है वो डिसीजन लेगा कि इसको देना है नहीं देना है, बजट वापस आएगा, सैंक्शन वहाँ से होगा। ये सब काम है फाइनेंशियल एडवाइजर का, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड बातें हैं उसमें असिस्ट करेगा सेक्रेटरी को, जो कि चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी या फिर ग्रैंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा, ठीक है। तो ये तो डिपार्टमेंट होगी। अब बात आती है सिविल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिर से टेक्निकल पॉइंट शुरू होता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको समझना है। सिविल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, अभी देखिए हम लोग क्या IANAD में है, इट इज अ डिपार्टमेंट नॉट अ मिनिस्ट्रीज, ठीक है। मिनिस्ट्रीज में क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। मिनिस्ट्री ऑफ होम में वर्क कर चुका हूँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम में क्या होता है कि डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मैं गृह मंत्रालय में जब था तो उसके डिपार्टमेंट थे, जैसे कि CISF था, CRPF था, BSF था, ITBP था, IB था। तो मैं CRPF के अकाउंट्स को देख रहा था, तो उसमें क्या होता था कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना PA होता था, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस। जो हम लोग ने ज्वाइन किया था तो हम लोग ने प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस में ज्वाइन किया था। तो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का एक प्रिंसिपल PA होता है, PRPA होता है, तो प्रिंसिपल पे एंड अकाउंट ऑफिस होता है। तो वो प्रिंसिपल पे एंड अकाउंट ऑफिस में ज्वाइन किया था। वो प्रिंसिपल पे अकाउंट ऑफिस के 5 या 6 जितने भी हैं वो PO डिवाइड थे। CRPF के लिए अलग PO था, ITBP के लिए अलग था, BSF के लिए अलग था, IB के लिए अलग था, सबके लिए अलग अलग PA होता। तो होता क्या था कि जब CRPF अकाउंट देख रहे तो वो पूरा अकाउंट बनाते थे, वो DDO जो है वो अपने PO को जो है डिटेल दे देता था, ठीक है। वो PO क्या करता था, प्रिंसिपल PO को देता था, प्रिंसिपल PO फिर फर्दर आगे कंपाइल करके आगे बढ़ाता था, ठीक है। यही इसमें है पूरा, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से समझ, मतलब अब डिटेल में 1 बाय 1 बताते हैं। सिविल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट, पहले ही एक्सेप्शंस आ गए, कौन कौन से की बात नहीं करेगी, रेलवे की बात नहीं होगी, PNT यानी पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात नहीं होगी, डिफेंस अकाउंट की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इनकी बात, क्योंकि इनका एक अलग सिस्टम है, इनकी अकाउंटिंग एजेंसी अलग है, इनकी अकाउंटिंग एजेंसी CGA नहीं है, आप ये दिमाग में रखिएगा। जितने भी सिविल मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं यूनियन के, उन सबकी अकाउंटिंग एजेंसी कौन है, CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। लेकिन रेलवेज की नहीं है, रेलवेज का फाइनेंशियल कमिश्नर होता है, PNT का अलग होता है, डिफेंस अकाउंट का CGDA अलग होता है, ठीक है। तो ये तीनों की अकाउंटिंग एजेंसीज अलग होती हैं, है ना। तो एक्सेप्शन में क्या रहेगा, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड डिफेंस डिपार्टमेंट। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल PA होता है। प्रिंसिपल PO क्या करता है, कंपाइलेशन एंड कंसोलिडेट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट को कंपाइल करता है, कंसोलिडेट करता है। ये क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स, और डिटेल प्रोवाइड कर रहा है CGA को, किसके लिए, फाइनेंस अकाउंट की। फाइनेंस अकाउंट नहीं बना रहा है, फाइनेंस अकाउंट के लिए CGA को डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। यदि हम पूरी बात करेंगे तो हम चीज सिंपल बात करेंगे, CGA ही है, वही कंपाइल कर रहा है, वही प्रिपेयर कर रहा है, अकाउंटिंग एजेंसी वही है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है देख लेते हैं हम लोग।
हाँ, डीडीओ प्रिपेरेबल, जैसे स्टेट में था डीडीओ क्या करता है, बिल प्रिपेयर करता था, किसको भेजता है, पीओ को भेजता। अब सीआरपीएफ में थे वही देख, सीआरपीएफ का जो डीडीओ था सीआरपीएफ का जो डीडीओ था, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर था, वो सीआरपीएफ के पीओ को बिल बना के भेजता था। फिर वो सीआरपीएफ का पीओ क्या करता, डेजिग्नेटेड बैंक को भेज देता था, वहाँ से पेमेंट जाती थी। ठीक है, रिसिप्ट के लिए क्या है कि सिविल रिसिप्ट रिलेटेड टू सिविल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डिपॉजिटेड डेजिग्नेटेड बैंक में जाएगी थ्रू चालान, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के चालान के थ्रू जाएगी। डेजिग्नेटेड बैंक सेंड डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर टू द पीओ को भेजता था थ्रू रिसिप्ट एंड पेमेंट मिस्ड कॉल। जैसे उसमें ट्रेजरी भेजता था वैसे पीओ को भेजता है। ये पहले बता रखा है कि वो डीडीओ जो है पीओ को भेजता है, पीओ डेजिग्नेटेड बैंक को भेजता है, और डेजिग्नेटेड बैंक के पास पेमेंट की डिटेल भी आ जाती है, रिसिप्ट की सीधे चालान के थ्रू आती है। तो पेमेंट और रिसिप्ट का जो रिसिप्ट एंड पेमेंट स्क्रॉल बनाता है, वो रिसिप्ट एक्सपेंडिचर का स्क्रॉल बनाता है, उठा करके फिर से वापस पीओ को दे देता है। पीओ आल्सो रिसीव डिटेल्स ऑफ R&P कैरी आउट बाई चेक ड्राइंग डीडीओज। चेक ड्राइंग डीडीओज है वो भी उससे उसकी डिटेल भी जो पीओ के पास आ जाती है। अब पीओ क्या करता है, आल्सो रिसीव डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट कैरीड आउट बाई चेक ड्राइंग डीडीओ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्टेट से थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो चेक ड्राइंग डीडीओ था वो ट्रेजरी से बात नहीं करता था, वो सीधे डेजिग्नेटेड बैंक के पास बात करता था। यहाँ पे क्या है, चेक ड्राइंग डीडीओ है वो क्या कर रहा है कि डेजिग्नेटेड बैंक से बात कर रहा है, और डेजिग्नेटेड बैंक पूरी डिटेल जो है पीओ को दे रहा है। तो पीओ के पास जो है ये भी डिटेल जा रही है, चेक डाउन डीडीओ की भी डिटेल जा रही है। फिर पीओ क्या कर रहा है, कंसोलिडेट ऑल द ट्रांजेक्शंस, सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन कंसोलिडेट करता है जो उसके अपने डीडीओ का है, एक डीडीओ का है या दो डीडीओ या तीन डीडीओ जो भी उसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर पीओ के अंदर जो भी डीडीओ आएंगे, उन सभी डीडीओ आए या चेक डाउन डीडीओ आए, उन सबकी रिसिप्ट एंड पेमेंट की जो डिटेल है उसको कंसोलिडेट करके, उसके ट्रांजेक्शन्स को कंसोलिडेट करके कहाँ भेजता है, प्रिंसिपल पीओ को भेज देता है। ऐसे सीआरपीएफ प्रिंसिपल पीओ को भेज रहा था, ऐसे ही जो है आईटीबीपी भेज रहा था, बीएसएफ भी भेज रहा था, आईबी भेज रहा था, जितने भी डिपार्टमेंट थे वो सब भेज रहे थे, सीआईएसएफ भी भेज रहा था। ठीक है, तो उन सभी पीओ का जो है प्रिंसिपल पीओ के पास आ गया। प्रिंसिपल पीओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम को। ठीक है, हर एक मिनिस्ट्रीज का ऐसे ही होता है। तो अब उसके पास आगे सारी डिटेल, कंसोलिडेट डिटेल, अब वो क्या करेगा, प्रिंसिपल पीओ बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। क्या करेगा, ये कंपाइल करेगा अकाउंटिंग ऑफ अकाउंट्स के जो है अकाउंटिंग करेगा, उसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद किसको भेज देगा, अकाउंटिंग एजेंसी को भेजेगा। ठीक है, अभी वो ट्रांजेक्शन को ही कंपाइल कर रहा है, वो अकाउंट्स को कंपाइल नहीं कर रहा। देखिए अंतर दोनों में समझ लीजिए डिफरेंस, वो ट्रांजेक्शन्स को ही कंपाइल कर रहा है और अकाउंटिंग एजेंसीज क्या करता है, वो अकाउंट्स को कंपाइल करते हैं। ठीक है, एनुअल मंथली अकाउंट्स बनाते हैं हम, और क्या बोलते हैं कि मंथली अकाउंट्स बनाते हैं उस, और फिर उसके बाद एनुअल अकाउंट बनाते हैं, फिनांस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना। तो वो कंपाइलेशन अलग है, अकाउंट्स का कंपाइलेशन। यहाँ पे क्या है, ट्रांजेक्शन रिसीप्ट और पेमेंट है उसी को कंपाइल किया जा रहा है। पहले पीओ ने कंसोलिडेट किया सारे इसको और उठाकर प्रिंसिपल पीओ दे दिया। प्रिंसिपल पीओ ने क्या किया कि जितने भी डिपार्टमेंट थे, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आईबी, ये सब जो है इन सब का उठा करके अपने पास रख लिया। सबका जो है वो कंसोलिडेट अकाउंट ले लिया, उन सबके कंसोलिडेट अकाउंट को एक कंपाइल कर लिया पीओ ने। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ अकाउंट्स भी उसने चेक कर लिया। क्या होता है, आरबीआई मेंटेन्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट। अब आरबीआई क्या कर रहा है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट वाइज अकाउंट बना रहा था, यहाँ उसने मिनिस्ट्री वाइज बना रखा। कहाँ, वहीं सेंट्रल अकाउंट सिस्टम जो है नागपुर में बना रखा है। ठीक है, अनलाइक स्टेट गवर्नमेंट की तरह नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है, कंसोलिडेट अकाउंट में बता चुका। कंसोलिडेट क्यों है, क्योंकि वो कई डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, कई डिपार्टमेंट होते हैं, उनका कंसोलिडेट अकाउंट होता है स्टेट अकाउंट में। ठीक है, स्टेट अकाउंट ये एक कंसोलिडेट अकाउंट नहीं है, ये अनलाइक स्टेट गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनलाइक है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पीओ सेंड डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन डेजिग्नेटेड बैंक को भेजता है। वो डेजिग्नेटेड बैंक क्या करता है कि कैश सीएस को भेजता है, फिर वो क्या करता है, कंसोलिडेट करता है इस इन्फॉर्मेशन को और सेंड करता है प्रिंसिपल पीओ को। यहाँ पे किसको भेज रहा है, प्रिंसिपल पीओ को भेज रहा है। प्रिंसिपल पीओ क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है मंथली अकाउंट को, कहाँ भेज दे रहा है, सीजे के पास भेज दे रहा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या था, एजी को भेजता था, फिर वो खुद ही अकाउंटिंग एजेंसी था, तो वो सीधे ऑडिट कराने लगता था। यहाँ प्रिंसिपल पे वो कंसोलिडेट करके उस अकाउंट को सीजे के पास भेज देता है। सीजे फिर क्या करेगा, उसको एनुअल अकाउंट्स मंथली अकाउंट बनाएगा, एनुअल अकाउंट बनाएगा, फिनांस अकाउंट बनाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ट्रेजरी का काम है वो पीओ करेगा, तो प्रिंसिपल पीओ सीजे को एक प्रकार से असिस्ट कर रहा है। अब इन केस ऑफ रेलवेज, पीएनटी एंड डिफेंस अकाउंटिंग एजेंसीज इन प्लेस ऑफ सीजे इज द फाइनेंशियल कमिश्नर। रेलवे के लिए कौन होता है, फाइनेंशियल कमिश्नर होता है सीजे की जगह। पीएनटी के लिए कौन होता है, कंट्रोलर। पीएनटी के लिए होता है प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट। तो प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट ये होता है पीएनई के लिए।
PNT के लिए, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट होता है। और थर्ड होता है आपका डिफेंस के लिए CGDA होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये तीनों को इसलिए अलग कहा गया था, अकाउंटिंग एजेंसी इनकी अलग अलग रहती है। अब क्या है, CGA प्रिपेयर्स एनुअल अकाउंट हो गया, अप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट ऑडिट होता है, CAG के पास जाता है, CAG प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को दे देता है। पार्लियामेंट में भी क्या रहता है, ईच हाउस ऑफ, ठीक है। अकाउंटिंग एजेंसीज ऑफ रेलवे, डिफेंस, ये भी क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ऑडिट करवाते हैं, CAG के पास भेजते हैं, फिर ये प्रेसिडेंट को देते हैं, फिर ये भी पार्लियामेंट को भेज देते हैं। ये भी आपका ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बस ये चैप्टर 2 आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।